वेलकम टू साइबर ऑन डिमांड चैनल। आज का हमारे लेसन का टॉपिक है एसटीपी प्रोटोकॉल, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे उसकी वर्किंग है, हम क्यों स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से हम उसको सिस्को के स्विच के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके हमें क्या बेनिफिट होंगे इम्प्लीमेंटेशन के, और अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमें उसके क्या नुकसान होंगे। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मकसद देखते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हमें लेयर 2 के लूप से बचाता है। और लेयर 2 का लूप क्यों लगता है और स्विचेस के दरमियान, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको समझने की ज़रूरत है। पैकेट ट्रेसर में मैंने ये 4 स्विच आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हैं और एक से ज़्यादा लिंक जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए यूज़ किया है। अगर इस स्विच से लेकर इस स्विच तक पहुंचा जाए तो एक ये रास्ता है और एक ये इस स्विच 2 के ज़रिए से स्विच 3 तक पहुंचा जाता है। डिटर्डेंट लिंक इसलिए बिछाए जाते हैं कि इन केस अगर प्राइमरी लिंक फेल हो जाए या कोई लिंक फेलियर हो जाए तो सेकंड लिंक्स के ज़रिए से वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके और नेटवर्क हमारा डाउन ना हो। लेकिन जब रिटर्डेंट पाथ हम सिस्को स्विच के अंदर या लेयर 2 के स्विच के अंदर हम रिटर्डेंट पाथ बिछाते हैं तो उससे लूप लग जाता है, क्योंकि स्विच की वर्किंग कंडीशन ऐसी है कि स्विच जब नया नया आता है तो उसका मैक टेबल एम्प्टी होता है, खाली होता है। और मैक टेबल के अंदर 2 एंट्री होती है, एक पोर्ट लेबल और एक मैक एड्रेस। अब स्विच अपनी इनकमिंग पोर्ट से जहाँ से उसको फ्रेम रिसीव हुआ है वो छोड़कर उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है और इसी तरीके से ये ऑपरेशन हर स्विच परफॉर्म करता है। तो यहाँ से भी ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ये स्विच यहाँ से भी ब्रॉडकास्ट करेगा, यहाँ से भी ब्रॉडकास्ट करेगा। तो इसके मैक टेबल के अंदर इनकंसिस्टेंट एंट्री आ जाएंगी, प्रॉपरली डेस्टिनेशन की एंट्री या होस्ट की एंट्रीज प्रॉपर नहीं आएंगी और उस वजह से यहाँ पर फ्रेम जो है वो लूप के अंदर सर्कुलेट करता रहेगा, घूमता रहेगा। ठीक है, हर स्विच समझेगा कि ये जो डिवाइस है जिसके लिए फ्रेम है वो इसके साथ कनेक्ट है, ये वाला स्विच समझेगा इसके साथ कनेक्ट है, ये इसको समझेगा इसका। ये कभी अपने डेस्टिनेशन तक फ्रेम नहीं पहुंचेगा बल्कि सर्कल के अंदर ये फ्रेम मूव करेगा। इसको कहते हैं लूप। और लेयर 2 लूप इसलिए कहते हैं कि स्विच जो है वो OSI लेयर, डाटा लिंक लेयर की ऊपर काम करता है, मैक एड्रेस पे काम करता है, इसलिए लेयर 2 का स्विच कहलाता है। और जो लेयर 3 के स्विचेस होते हैं वो फिर आईपी राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर काम करते हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है ये लेयर 2 के स्विच जो डाटा लिंक लेयर के ऊपर काम करते हैं उसके ऊपर है, जो एक्सेस स्विच है जिनके साथ एंड डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। तो ये है, इस लूप से बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो देखते हैं उसकी क्या वर्किंग कंडीशन है। ये भी एक डायग्राम है जिसमें S1, S2, S3, S1 के साथ एक PC4 अटैच है, S2 के साथ 3 PC अटैच है और यहाँ पर एक से ज़्यादा लिंक है, आपस में रिटर्डेंट लिंक बिछाए गए हैं ताकि इन केस एक लिंक फेलियर हो तो दूसरे लिंक के साथ जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा जाए। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये सर्कल के अंदर फ्रेम मूव होना शुरू हो जाएगा अगर हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को इस्तेमाल नहीं करेंगे। STP रिकैलकुलेशन, STP जो है वो यहाँ से रिकैलकुलेट भी करता है, यानी जो पाथ वो ब्लॉक कर देता है वो टेम्परेरीली ब्लॉक होता है। इन केस अगर प्राइमरी लिंक फेल हो जाए, ये वाला लिंक फेल हो जाए तो वो जो ब्लॉक लिंक है ये वाला ये ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली STP विदाउट एडमिनिस्ट्रेटर की इंटरवेंशन के। अब जो रिटर्डेंट लिंक है और लूप जब लग जाएगा लेयर 2 तो उसके क्या नुकसान होंगे हमें, और उसके नुकसानात हमें ये हैं कि मैक एड्रेस का जो टेबल है वो स्टेबल होगा, यानी उसके अंदर जो एंट्री होंगी वो स्टेबल नहीं होंगी। लिंक सेचुरेशन, लिंक इंतहाई बिजी हो जाएगा, उसकी जितनी भी बैंडविड्थ है वो सारी उसकी इस्तेमाल हो जाएगी और उसका जो CPU है वो हाईली यूटिलाइज हो जाएगा। ये नुकसानात हैं लेयर 2 के। लेयर 3 में तो हम TTL टाइम टू लिव की वैल्यू जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से पैकेट जो है वो 128 डिवाइस के बाद ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाता है। लेकिन स्विचेस के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। और STP के जो है वो विदाउट STP जो है वो उसके साथ जो फ्रेम है वो सर्कल में मूव करता रहता है और ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम आता है, जिसकी वजह से नेटवर्क का जो अमाउंट ऑफ टाइम है, परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाता है। और लेयर 2 का जो ब्रॉडकास्ट है वो सच एस ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बहुत ही कॉमन है और उस तरीके से स्विचेस के अंदर जो है वो ब्रॉडकास्ट परफॉर्म होता है और लेयर 2 के अंदर जो है वो
फ्रेम सर्कल करता रहता है और कभी भी यूनिकास्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होती। स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम की बात करते हैं। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का एक एल्गोरिथम है जिसको एक साइंटिस्ट रेडिया पर्लमैन ने इन्वेंट किया, और वो डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन में काम करती थी, और उनका ये रिसर्च पेपर था 1985 के अंदर, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड कंपटीशन ऑफ स्पैनिंग ट्री इन एक्सटेंडेड लेंथ, और उन्होंने एक ऐसा एल्गोरिथम क्रिएट किया था जिससे लूप फ्री टोपोलॉजी आपकी बन जाती है और आपका रिटर्न लिंक भी रहता है, और जो ही वो जो लिंक ब्रॉडकास्ट बना रहा होता है लिंक, उससे जो है वो लिंक उसको वो टेम्परेरीली ब्लॉक कर दिया जाता है, और उसको जो ही प्राइमरी लिंक अगर फेल होता है तो ये जो ब्लॉकिंग स्टेट है ये फॉरवर्डिंग में चली जाती है। अब इस पर स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है? सबसे पहले तो जो 4 स्विचेस होंगे या 3 स्विचेस होंगे, उसके अंदर वो रूट बनाएगा, सेलेक्ट रूट ब्रिज। जैसे इस डायग्राम में 4 स्विच हैं, तो इसमें सबसे पहले एक स्विच जो है वो रूट बनेगा, रूट ब्रिज बनेगा। फिर ब्लॉक करेगा वो रिटर्न पाथ को, ठीक है, ब्लॉक करेगा वो रिटर्न पाथ को, जो भी ब्लॉक रिटर्न पाथ है जिसकी वजह से लूप लग रहा है उसको टेम्परेरीली ब्लॉक कर देगा, और फिर लूप फ्री टोपोलॉजी वो बनाएगा जिसके अंदर लूप नहीं होगा, सर्कल नहीं करेगी। और अगर प्राइमरी लिंक जो है वो फेल हो जाएगा तो उसमें वो दोबारा उसको कैलकुलेट करेगा और ब्लॉक को वो फॉरवर्डिंग ब्लॉकिंग स्टेट जो है पोर्ट की उसको फॉरवर्डिंग में ले जाएगा और वहाँ से डेस्टिनेशन तक उसको पहुँचाएगा। अब एसटीपी ऑपरेशन की बात करते हैं, कैसे काम करता है। इसका पहला स्टेप है रूट ब्रिज को सिलेक्ट करना, और फिर रूट ब्रिज से जितनी भी पोर्ट्स निकलेंगी वो सारी रूट पोर्ट्स होती हैं। फिर डिजिग्नेटेड पोर्ट सिलेक्ट करना उनमें से एक को, तो जहाँ से आगे वो उस तक फ्रेम फॉरवर्ड करे, और बाकी पोर्ट्स को जो लूप लगा रही हैं उनको ब्लॉक करना। और इस काम के लिए ये आपस में एक दूसरे को BPDU सेंड करते हैं। BPDU से बनता है ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। ये आपस में एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं। इसी के ज़रिए से वो रूट ब्रिज इलेक्ट करते हैं, रूट पोर्ट इलेक्ट करते हैं, डिजिग्नेटेड पोर्ट इलेक्ट करते हैं, और अल्टरनेट पोर्ट जिनको ब्लॉक करना होता है टेम्परेरीली उसको ब्लॉक भी करते हैं। हर BPDU के अंदर ब्रिज आईडी या स्विच की आईडी जा रही होती है, एक दूसरे को सेंड कर रहे होते हैं, और इस तरीके से वो आपस में फैसला करते हैं। ये तो था इसका ऑपरेशन। अब किसको रूट बनाना है, ठीक है, उसके लिए जिस स्विच को, जो पावरफुल स्विच है उसको रूट बनाना है, उसकी प्रायोरिटी आपको सेट करनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट सारी प्रायोरिटी जो होती है स्विच की, तमाम स्विच की वो सेम होती है, 3 2 7 6 8 ये प्रायोरिटी होती है। और इसमें अगर एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी भी शामिल कर दी जाए तो 1 बिट, तो ये बन जाता है 3 2 7 6 9, और रेंज इसकी है 0 से लेकर 61440 तक। तो अगर हम 32,768 से कम कर दें और इंक्रीमेंट कर दें 4096 का, तो उस ब्रिज की प्रायोरिटी लो हो जाएगी उससे 32,768 से, और जिसकी लो हो जाएगी ब्रिज की प्रायोरिटी वो बन जाएगा रूट ब्रिज। और अगर आप ब्रिज की प्रायोरिटी 0 रख लें तो वो तमाम ब्रिज की प्रायोरिटी के साथ जो है वो अहमियत हासिल कर जाएगा, और इस तरीके से वो इलेक्शन जीत जाएगा रूट ब्रिज का। यानी यहाँ पर अगर 4 स्विच है मेरी इस टोपोलॉजी के अंदर, और जिसको आप बनाना चाहते हैं, अगर आप नहीं खुद ब्रिज की प्रायोरिटी को कम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ही 4 में से किसी एक को रूट बना सकता है। लेकिन हमने रूट स्विच उसको बनाना है जो पावरफुल स्विच हो, और उसके साथ वो तमाम हैंडल्स कर सके, और उसके साथ कोई एंड डिवाइसेस अटैच ना हो। तो यहाँ पर हमने इन 4 स्विच में जिसकी भी ब्रिज की प्रायोरिटी हम कम करेंगे तो वो बन जाएगा रूट ब्रिज। और ये देखें, मैं इसमें ब्रिज की प्रायोरिटी को भी जो है वो शो करता हूँ, अनेबल प्रिविलेज मोड में जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ शो STP, शो स्पैनिंग ट्री, क्वेश्चन मार्क देता हूँ, और यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री इंटर कर देता हूँ। तो ये देखें, ये ब्रिज की प्रायोरिटी है 3 2 7 6 9, यानी बाई डिफॉल्ट 6 8 था और एक एक्सटेंडेड बिट इसके अंदर यूज हो गई, जो इसकी प्रायोरिटी बन गई 3 2 7 6 9। तो इसकी ब्रिज प्रायोरिटी को हमने कम करना है और उसको रूट बनाने के लिए। और यहाँ पर मैं लेट से यहाँ पर ये कहता हूँ कि ये वाला जो स्विच है
ये वाला स्विच है, इसको मैं रूट बनाना चाहता हूँ, तो इसकी मैं ब्रिज प्रायोरिटी को कम करता हूँ। देखिए प्रैक्टिकली मैं कैसे इसकी ब्रिज प्रायोरिटी कम करता हूँ कि ये रूट बन जाए। मैं जाता हूँ कन्फिगर टर्मिनल, कन्फिग्रेशन मोड में चला गया हूँ। वहाँ मैंने लिखा है स्पैनिंग ट्री प्रायोरिटी, स्पैनिंग ट्री पहले VLAN देना है, VLAN 1, और फिर बताना है प्रायोरिटी। और ये देखिए प्रायोरिटी मैंने इसको कम कर दी 4096, तो 4096 लेस देन है 32769 के, तो ये ब्रिज बन जाएगा रूट ब्रिज। तो ऐसे आपने इसकी प्रायोरिटी देनी है और ऐसे आपने इसको रूट ब्रिज बनाना है। तो ये बन गया रूट ब्रिज। अब इस रूट ब्रिज से निकलने वाली सारी पोर्ट जितनी भी हैं वो रूट पोर्ट कहलाएंगी और उनको रूट पोर्ट कहा जाएगा। और अगर आप किसी को भी ब्रिज प्रायोरिटी को कम नहीं करते हैं तो फिर कौन सा स्विच रूट वो बनेगा, रूट वो फैसला करेगा मैक एड्रेस, कि मैक एड्रेस फैसला करेगा कि कौन सा ये जो है इलेक्शन जीतेगा और कौन सा जो है वो यहाँ पर रूट बनेगा। तो यहाँ पर जो है जिसका सबसे कम मैक एड्रेस होगा वो बन जाएगा रूट ब्रिज, वो रूट ब्रिज बन जाएगा। जिसका सबसे कम मैक एड्रेस होगा वो बन जाएगा रूट ब्रिज। तो यहाँ पर जो है ठीक है, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो कम मैक एड्रेस है वो S2 का है। इस स्विच का सबसे कम मैक एड्रेस है 111, इसका 33 है, इसका 22 है, तो सबसे कम इसका है, तो ये बन जाएगा रूट ब्रिज। लेकिन आप इस डायग्राम टोपोलॉजी में नोट करें तो इस स्विच के साथ एंड डिवाइसेस कनेक्ट हैं, फिर सारी ट्रैफिक BPTU की S2 की तरफ आएगी जो सही नहीं है। तो यहाँ पर हम इसकी प्रायोरिटी इस स्विच को बनाएंगे हम अपना रूट, तो इसकी प्रायोरिटी हम कम कर देंगे 24577, तो इसकी प्रायोरिटी कम हो गई। तो अब ये इलेक्शन जीतेगा S1, लेकिन इसके साथ भी PC4 अटैच है। तो ये आपने सोच समझ के फैसला करना है कि किस तरीके से मैं किसको बनाऊं। मेरा ख्याल में हमारे तक तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि S3 जो है वो इसकी प्रायोरिटी को कम करना चाहिए 24677, ताकि ये रूट बने और ये तमाम हैंडल कर सके, क्योंकि S1 के साथ भी PC4 अटैच है और S2 के साथ भी 3 एंड डिवाइसेस अटैच है। तो इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा। वैसे तो हायरार्की होती है कि एक्सेस स्विच वो होते हैं जिनके साथ एंड डिवाइसेस अटैच होती हैं, एक्सेस स्विच आगे डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच के साथ अटैच होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड कोर स्विच के साथ अटैच होते हैं। तो ऐसा स्विच जो डिस्ट्रीब्यूटेड का काम करे और जिसके ऊपर इतना लोड ना हो उसको रूट बनाना चाहिए। ऐसा पावरफुल स्विच जिसकी रैम अच्छी हो, CPU अच्छा हो, उसको बनाना चाहिए रूट ब्रिज। अब रूट ब्रिज के बाद जो है वो रूट पाथ कास्ट जो है वो इसको सिलेक्ट करेगा रूट, ठीक है, कि रूट पाथ कास्ट क्या है, लिंक की स्पीड क्या है। अगर लिंक की स्पीड 10 GB हो तो पुराना जो प्रोटोकॉल है 802.1d 1998 में आया था IEEE का, वो 2 रखेगा, और जो उसके अंदर रिवीजन आई थी रैपिड स्पिनिंग ट्री प्रोटोकॉल वो 2000 रखेगा। उसी तरीके से 1 GB 4 19 और 10 MB। इस डायग्राम टेबल से पता चलता है कि जितना हाई स्पीड लिंक होगा उतनी ही उसके लिंक की कॉस्ट कम होगी। और यहाँ पर देख लें 2000 है हाई स्पीड लिंक की कॉस्ट, 1 GB 10 GB से और ज़्यादा लो है तो 20,000 है, 100 MB उससे भी कम स्पीड है तो 2 लाख है, और यहाँ पर 10 MB उससे भी कम है तो उसकी है 20 लाख। तो जितना हाई स्पीड लिंक होगा उतनी ही उसकी कॉस्ट कम होगी, और जितनी हाई स्पीड लिंक की कॉस्ट कम होगी वो फॉरवर्डिंग स्टेट में जाएगा, और जितनी स्लो स्पीड का लिंक होगा वो पोर्ट जो है वो टेम्परेरीली ब्लॉक कर दी जाएगी। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो रूट से निकलने वाला अभी इस डायग्राम में टोपोलॉजी में S1 ने इलेक्शन जीता क्योंकि इसकी हमने प्रायोरिटी कम कर दी थी, ये रूट ब्रिज बन गया। अब इससे निकलने वाली सारी पोर्ट्स जितनी भी पोर्ट्स हैं वो सारी रूट पोर्ट्स कहलाएंगी, ठीक है, ये सारी रूट पोर्ट्स हैं और ये कभी भी ब्लॉकिंग स्टेज के अंदर नहीं होंगी, ये हमेशा रूट पोर्ट्स कहलाएंगी। उसके बाद जो पीछे लिंक की स्पीड है उसके ऊपर फैसला करेगा कि कौन सा जो है किसको कहाँ से ये जो है वो लूप बन रहा है उसको ब्लॉक किया जाए।
और ये देखिए पाथ 1 की कॉस्ट जो है वो है 19 और पार्ट 2 की कॉस्ट जो है वो 38 है। तो 19 वाला ब्लॉक होना चाहिए या 38 वाला? 38 वाला ब्लॉक होगा। पार्ट 2 ये है 38 वाला, ये ब्लॉक होगा और ब्लॉक भी कोई परमानेंट नहीं होगा या कोई एडमिनिस्ट्रेटर मैं उसको ब्लॉक नहीं करूंगा जाके, ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली उसको ब्लॉक कर देगा टेम्परेरीली। इन केस अगर ये लिंक प्राइमरी का फेल हो जाए, ये वाला फेल हो जाए, तो फिर ये लिंक अगर फेल हो जाता है तो फिर ये वाला ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो कॉस्ट के ऊपर वो फैसला करेगा। हाई स्पीड लिंक को वो आगे प्राइमरी लिंक बनाएगा और जो उसकी लो स्पीड लिंक है उसको एज अ बैकअप बनाएगा इस तरीके से। अब डिजिग्नेटेड उसको जो हाई स्पीड लिंक है उसको बनाएगा डिजिग्नेटेड पोर्ट, उसके साथ उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, और every segment 2 switch will have one designated port on the segment head internal root path to root bridge। ठीक है, designated port has the best path to receive traffic to root bridge, कि वही जो बेस्ट ट्रैफिक है वहां से उस तक पहुंचा जाए। अभी यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर सारों की स्पीड सेम हो, ठीक है, सबकी स्पीड जो है वो 10 GB हो और हाई स्पीड लिंक हो, सारी कॉस्ट हो, तो फिर क्या होगा? उसकी लास्ट टाइम कॉस्ट दी थी यहाँ पे पिछले टेबल के अंदर, हम देख लेते हैं प्रीवियस टेबल के अंदर कॉस्ट। ये कॉस्ट 2000 थी 10 GB की। अब इन केस तमाम लिंक्स जितने भी हैं वो 10 GB हैं, उनकी कॉस्ट 2000 है, तो तब क्या इस पे वो फैसला करेगा? ये देखिए, अब यहाँ तक ये रूट ब्रिज है हमारा, S1 रूट ब्रिज है। अब सब 1 GB लिंक है, इसका मतलब है इसकी भी 2000 है, इस लिंक की भी स्पीड यहाँ तक S2 तक पहुँचने की 2000 है, और यहाँ से इसकी 2000 और यहाँ से 2000 सबकी सेम है। तो यहाँ से S2 तक पहुँचने की लिंक कितनी होगी? 2000, और यहाँ से जो पहुँचने की 2000 प्लस 2000 कितनी होगी? 4000। तो 2000 जो है वो लेस है 4000 के, तो इसको वो प्रायोरिटी देगा, ये प्राइमरी लिंक बन जाएगा और ये लिंक टेम्परेरीली जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सेम लिंक सेम स्पीड है तो ऐसे काम करेगा। और ब्लॉक भी होगा तो टेम्परेरीली उसको ब्लॉक किया जाएगा। और ये देखिए इक्वल कॉस्ट पाथ हो, सेम कॉस्ट हो, तो फिर किसका क्राइटेरिया है? लोएस्ट स्टैंडर्ड बीआईडी, जो जिसकी बीआईडी सबसे कम है और जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है और जिसका स्टैंडर्ड पोर्ट आईडी जो है वो सबसे कम है। ऑफ कोर्स 2 लिंक होंगे तो जो यहाँ पर होगा प्राइमरी लिंक होगा वो सबसे कम होगा। अभी यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट किया है, 4 स्विच आपस में कनेक्ट हैं और ये चारों इक्वल पाथ के साथ है यहाँ पर। तो इसकी जो ये है फास्ट इथरनेट के, और फास्ट इथरनेट की कॉस्ट होती है 19 कॉस्ट होती है। तो यहाँ से 19 और यहाँ से 19 और 19 कितने? 38। तो उसने इस पोर्ट को टेम्परेरीली ब्लॉक कर दिया है, और यहाँ पर ये डेजिग्नेटेड, बाकी ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ये रूट ब्रिज है, इससे निकलने वाली ये पोर्ट भी फॉरवर्डिंग स्टेट में होगी, ये भी फॉरवर्डिंग में होगी और ये ब्लॉक हो जाएगी। तो इनको डेजिग्नेटेड पोर्ट कहा जाएगा। फॉरवर्डिंग पोर्ट को क्या कहा जाएगा? डेजिग्नेटेड पोर्ट, जिनके जरिए से डाटा सेंड किया जाएगा। फिर क्योंकि ये टेम्परेरीली ब्लॉक होगी तो सर्कल में फ्रेम भी मूव नहीं करेगा और इस तरीके से लूप से भी बच जाएगा। तो इस तरीके से इसका आपस में फंक्शनैलिटी था। अब एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि 2 स्विच है, उनकी 2 पोर्ट है और यहाँ पे फास्ट इथरनेट है जिसकी पोर्ट जो है वो 19 है। तो यहाँ पर क्या करेगा वो डेजिग्नेटेड पोर्ट के अंदर, यहाँ पे जिसकी सबसे कम ब्रिज आईडी होगी वो तो रूट बन जाएगा, ये रूट बन गया रूट। ठीक है, और उसके बाद वो अब फैसला करेगा पोर्ट प्रायोरिटी के ऊपर। पोर्ट प्रायोरिटी इसकी 128 और इसकी 128, जो फास्ट इथरनेट होता है 128। तो दोनों की पोर्ट प्रायोरिटी जो है वो सेम है। तो यहाँ पर हो गया टाई फैसला होगा। अब port on S1 configured with the lower priority, S4 would put it adjacent port in forwarding state। ठीक है जी, और the other port on S4 would be blocking state। ठीक है जी, तो यहाँ पर वो अगर उसकी S4 की adjacent port जो है वो S1 की जो ये इन दोनों पोर्ट्स के अंदर 1 और 2 पोर्ट में जिसकी सबसे कम होगी प्रायोरिटी वो तो चला जाएगा फॉरवर्डिंग में, और दूसरी पोर्ट जो है वो किस स्टेट में चली जाएगी? ब्लॉकिंग के अंदर चली जाएगी।
उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, ये देख लेंगे ये वाली P05 पोर्ट जो है वो ब्लॉकिंग में चलेगी, अल्टरनेटिव हो गई इस पर, और वो जो 6 पोर्ट थी वो आगे जो है वो फॉरवर्डिंग के अंदर चलेगी इस सिनारियो के अंदर। इस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का जो कन्वर्जेंस टाइम है वो उसमें हेलो टाइमर यूज़ होता है, उसके अंदर फॉरवर्ड डिले टाइमर है कि यानी एक स्टेट अगर ब्लॉक स्टेट होगी तो वो आगे फॉरवर्डिंग स्टेट में उसका कितना टाइम लगेगा, 15 सेकंड उसके लगते हैं, और इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसका जो एज टाइमर कितना होगा, ठीक है, दोबारा स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी को कैलकुलेट करने के लिए डिफ़ॉल्ट 20 सेकंड होता है, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अब इम्पोर्टेंट देखते हैं कि पोर्ट की कौन कौन सी स्टेट होती है। पोर्ट की सबसे पहले ब्लॉकिंग स्टेट होती है, इसमें PPTU रिसीव नहीं करता, उसके बाद ये लिसनिंग में चला जाता है 15 सेकंड में, फिर अगले 15 सेकंड में लर्निंग में चला जाता है, और फिर अगले 15 सेकंड के अंदर वो फॉरवर्डिंग के अंदर चला जाता है। यानी एक पोर्ट अगर ब्लॉक है और प्राइमरी लिंक फेल हो गया तो उसको इतना टाइम लगेगा लिसनिंग में, लिसनिंग से फिर लर्निंग में, और फिर फॉरवर्डिंग में 15-15 सेकंड का टाइम लगेगा। और हर पोर्ट की जो है वो ये स्टेट है कि अगर वो डिसेबल होगा तो किसी किस्म का कोई BPTU सेंड और रिसीव नहीं होगा, फॉरवर्डिंग स्टेट में होगा तो रिसीव और सेंड भी करेगा, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर, ठीक है, ब्लॉकिंग में रिसीव करेगा और लिस्टिंग के अंदर रिसीव और सेंड भी करेगा, और लर्निंग में भी रिसीव और सेंड करेगा, फॉरवर्डिंग में भी रिसीव और सेंड करेगा, और डिसेबल में जो है वो रिसीव भी नहीं करेगा और सेंड भी नहीं करेगा। ये उसकी फॉरवर्डिंग स्टेट है। अब जो हमारी VLANs होती हैं, अगर आप स्विच में VLANs इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 होती है, उस पर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलेगा। और अगर आप VLANs इंप्लीमेंट करते हैं तो जितने VLANs बनेंगे उस पर उतने स्पैनिंग ट्री के स्ट्रांस चलेंगे, जो उसको और कॉम्प्लिकेटेड भी कर देंगे, और आपको केयरफुल प्लानिंग करनी चाहिए हर VLAN के लिए। हर VLAN का अपना रूट स्विच होगा, हर VLAN का अपनी डिजिग्नेटेड पोर्ट्स होंगी, और ये काम जो है वो काफ़ी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और काफ़ी केयरफुल प्लानिंग आपको इसको ज़रूरत होगी। और अगर आपने उसके ऊपर जो है वो VLANs इंप्लीमेंट नहीं की स्विच पे, बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 के ऊपर चलेगा। इसके बहुत सारे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के वर्जन हैं। पहले STP प्रोटोकॉल आया, पहले ये STP प्रोटोकॉल आया, उसके बाद इसी की इम्प्रूवमेंट आई रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, और उसके बाद मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल आया, MSTP कहलाया, और IEEE के मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स थे, उस स्टैंडर्ड करते हैं 802.1D204, और मुख्तलिफ इसकी इन्हेंसमेंट पे आया RSTP का जो स्टैंडर्ड्स है 802.1D2004, और इसी तरीके से सिस्को स्विच जिसके iOS का वर्जन 15.0 उसके बाद है वो आया PVST प्लस, यानी पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल प्लस आ गया, जो हर VLAN के साथ चलता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको पता होना चाहिए। अब जो STP है ये पुराना प्रोटोकॉल है, इसका IEEE का स्टैंडर्ड जो है वो 802.1D है। उसके बाद पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल प्लस ये सिस्को इन्हेंसमेंट आया 802.1D, इसका जो है वो प्रोटोकॉल है, इसमें अंदर इसके अंदर पोर्ट फास्ट, अपलिंक फास्ट, बैकबोन फास्ट, PPTU गार्ड, PPTU फिल्टर, रूट गार्ड और लूप गार्ड तमाम फीचर्स अवेलेबल हैं। उसके बाद रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल आया, इसको कहा गया 802.1W। उसके बाद रैपिड PVST प्लस आया सिस्को का, और इसका भी स्टैंडर्ड था 802.1W। MSTP मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल IEEE और सिस्को का दोनों प्रॉपर्टी है, मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस हैं। MST है मल्टीपल स्पैनिंग ट्री इज़ अ सिस्को इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MSTP। 16 इंस्टांस चलेंगे RSTP के, और बहुत सारी VLANs के साथ चलेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, अगर VLANs के साथ इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे, हर VLAN का अपना रूट स्विच होगा, हर VLAN की अपनी रूट पोर्ट होगी, हर VLAN की अपनी डिजिग्नेटेड पोर्ट होगी, जो इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाएगी, और केयरफुल आपने उसकी प्लानिंग करनी है, खूब सोच समझ के, और अपने जहन में रखना है कि हर VLAN के हिसाब से हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये था जी RSTP रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का कंसेप्ट। ये बैकवर्ड कंपेटेबल होता है, और जो 15-15 सेकंड का जो फासला है उससे ज़्यादा जो है वो तेज़ी के साथ फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर जाता है। अब ये दोनों का फ़र्क बताया है STP के अभी और RSTP का भी,
कि देखें यहाँ पर एसटीपी के अंदर डिसेबल है, फिर ब्लॉकिंग है, फिर लिसनिंग है, फिर लर्निंग है, फिर फॉरवर्डिंग है, यानी इतने सारे स्टेप्स हैं। और हर हर स्टेप के अंदर के अंदर मूव करते 15 सेकंड लगते हैं। लेकिन आरएसटीपी के अंदर सिर्फ जो है वो डिस्कार्डिंग है, उसके बाद ये एकदम लर्निंग में चला जाता है और एकदम फॉरवर्डिंग में चला जाता है, तो ज़्यादा एफिशिएंट है। और यहाँ पर देखें इसके अंदर जो है एसटीपी में रूट पोर्ट होती है, डिजिग्नेटेड पोर्ट होती है, ब्लॉक पोर्ट होती है। और रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में रूट पोर्ट है, डिजिग्नेटेड पोर्ट है, बैकअप पोर्ट है और अल्टरनेटिव पोर्ट है, यानी थोड़ा सा इसके अंदर फ़र्क है। ठीक है, उनकी जो स्टेट्स और पोर्ट्स के रूल्स हैं वो ये हैं कि रूट ब्रिज, S1 रूट ब्रिज है, इससे निकलने वाली सारी डिजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लें ये बैकअप पोर्ट, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट सर्वर के साथ, ये रूट पोर्ट क्योंकि रूट्स के साथ कनेक्ट है, ये भी रूट पोर्ट रूट के साथ कनेक्ट है, और ये वाली पोर्ट जो है वो ब्लॉक हो गई है टेम्परेरीली। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसका फंक्शन है। अब इसके अंदर जो सिस्को का है रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, वो पोर्ट फास्ट भी फीचर इम्प्लीमेंट करता है और बीपीडीयू गार्ड भी, तो इसको समझने की ज़रूरत है ये क्या चीज़ होती है पोर्ट फास्ट और बीपीडीयू गार्ड। कहते हैं वन डिवाइस कनेक्टेड विद स्विच पावर अप, स्विच पोर्ट गोज टू लिसनिंग एंड लर्निंग स्टेट, वेटिंग टाइम, फॉरवर्ड डिले टाइमर टू एक्सपायर। हर 15 सेकंड के बाद और टोटल उसको 30 सेकंड लग जाते हैं। ये जो है प्रॉब्लम पैदा करता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के क्लाइंट को, उनको फिर डीएचसीपी का सर्वर नहीं मिलता। ठीक है, और उसके बाद उसको IP-4 एड्रेस नहीं मिलता। तो ऐसे स्विच पोर्ट को हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं पोर्ट फास्ट के अंदर। तो जो ट्रांजिशन होती है पोर्ट फास्ट जब हम कॉन्फ़िगर कर देंगे ऐसी पोर्ट को, तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि जो ही वो ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग स्टेट में जाएंगी वो इमीडिएटली जाएंगी, 30 सेकंड का डिले नहीं करेंगी। तो ये एक अच्छी बात है, उनको फिर जल्दी के साथ डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेस जो है वो असाइन मिल जाएगा। और अगर आपने डीएचसीपी सर्वर नहीं लगाया तो नो प्रॉब्लम। उसी के बाद जो है वो जो पोर्ट फास्ट अनेबल जब आप कर देंगे स्विच पे एंड डिवाइसेस पे, तो वो कभी भी बीपीडीयू रिसीव नहीं करेंगे। और होना भी यही चाहिए कि जिसके साथ एंड डिवाइसेस कनेक्ट है पीपीए पोर्ट के साथ, वो बीपीडीयू रिसीव ना करें, सिर्फ वही स्विच रिसीव करें जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और लूप से बचा रहे। और इसी तरीके से अल्टरनेटिव टू एसटीपी बहुत सारे सिस्को के प्रोटोकॉल है, एमएसटीपी है, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, और यहाँ पर बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जिनको आप एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर मेरा रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का, और उम्मीद है इसको आपको समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें।